गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं और उसको हम कैसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें इस यूनिट में हमें पढ़नी है। बट इससे पहले हमको इस इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक चीजें क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। मैं फिर से आपको वो सारी चीजें रिवाइज कर देता हूँ, ब्रश अप कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ दिमाग में तुम लोगों के। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, अभी ये जो 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको साइड में रखते हैं। 9th वाला जो बेसिक टॉपिक है उसको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करने से पहले एक सिंपल एक कंडक्टर देखते हैं। कंडक्टर मतलब जैसे कि ये वायर है, वायर के अंदर, ठीक है, सो एक सिंपल सा एक कंडक्टर लेता हूं मैं, और ये जो कंडक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर में क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स है। ठीक है, कंडक्टर में बहुत ज्यादा छोटे छोटे एक एटम्स है। अब इसमें का एक एटम में थोड़ा साइड में लेता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं, एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं। ये एटम बेसिकली 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से बनते हैं। इस एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है, सो ये न्यूक्लियस के ये पहला वाला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट, और ये लास्ट ऑर्बिट। सो ऐसा होता है एटम का स्ट्रक्चर। कंडक्टर में बहुत छोटे छोटे एटम होते हैं। सो बेसिकली हम एटम का स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं, एटम में होता क्या है। सो एटम में देखो, सबसे पहले उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं, और इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, और इस न्यूक्लियस के सराउंड में अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, सो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं उसमें। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये चार्ज क्या है? तो इस चार्ज की कोई बेसिक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ये पार्टिकल के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्टिंग फोर्स हो या रिपल्शन वाला फोर्स हो। सो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं। जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, सो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव एक प्रकार का फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और उस फोर्स के लिए जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है इन एलिमेंट्री पार्टिकल की, उस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं। सो फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए वो निगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के लिए उसका कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है। ठीक है, सो फिर से एटम के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। न्यूक्लियस, अब इस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन क्लोजली अटैच है, मतलब उसके जो न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे अटैच है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन फोर्स रहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, सो दोनों सेम है। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स रहेगा। क्या रहेगा? रिपल्सिव, दोनों आपस से दूर दूर जाएंगे।
अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है दोनों आपस में दूर दूर जाएंगे, ठीक है, ये एक रिपल्सिव हो गया। सेकेंड, सपोज एक प्रोटॉन है और ये दूसरा प्रोटॉन है, सो दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा, दोनों दूर 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 जाते रहेंगे। बट सपोज इधर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये प्रोटॉन है, तो दोनों में अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा, दोनों में क्या रहेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो दोनों में क्या रहेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा, ठीक है। ये सो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन फुल्ली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। सो फिर जो इसके पास रहेगा वो फुल्ली एकदम टाइटली अटैच रहेगा, जितना न्यूक्लियस के पास वो इलेक्ट्रॉन उससे टाइटली अटैच रहेगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा वो वीकली अटैच रहेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा वो स्ट्रांगली कनेक्ट रहेगा उससे, और जो न्यूक्लियस से दूर रहेगा वो वीकली कनेक्ट रहेगा। उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जितना दूर रहेगा उतना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, ठीक है। सो इस लास्ट ऑर्बिट का, ये जो लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से वीकली बॉन्ड है, न्यूक्लियस से दूर है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो ये इजीली एक एटम से दूसरी एटम की तरफ जा सकते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से वीकली बाउंड है, वो उसका और न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है, जिसकी वजह से वो दूसरे एटम में इजीली पास हो सकता है। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। एटम के लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, एटम के लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से वीकली बाउंड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और ऐसा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में एकदम इजीली जा सकता है, ठीक है। सो यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ये साइन है हमारा सेल या बैटरी का। सेल या बैटरी आप लोगों ने देखी है, उसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स, एक नेगेटिव टर्मिनल्स। नेक्स्ट इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ध्यान दो, किसी कंडक्टर को अगर मैं किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देता हूं, तो इस एटम के जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होंगे, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होंगे। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जा रहा है। सो कंप्लीट कंडक्टर में यही प्रोसेस हो रही है, ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कंडक्टर में घूम रहे हैं, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर, थ्रू कंडक्टर। क्लियर? स्टार्ट किया हमने यहां से कंडक्टर देखा कि कंडक्टर छोटे छोटे एटम से बना है, ठीक है। फिर एटम को मैं एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एटम के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं, और इस न्यूक्लियस के पास में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उससे स्ट्रांगली कनेक्ट रहेंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन उससे दूर है उनके बीच में बॉन्डिंग कम रहेगी। तो ये लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से वीकली बाउंड है। सो न्यूक्लियस से वीकली बाउंड है मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जा सकता है। तो अगर मैं इस कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं, अगर मैं इस कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक एटम से दूसरी एटम की तरफ ऐसे ट्रांसफर होते रहेंगे, फ्लो होते रहेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे।
इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इसी कोई एक और डेफिनेशन है इसकी, अमाउंट ऑफ चार्ज passing through conductor per unit time, amount of charge passing through conductor, amount of charge passing through conductor per unit time is called as electric current। इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट की दो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कंडक्टर में, इसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज भी बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, ठीक है। सो ये I का इलेक्ट्रिक करंट, I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। और इस इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। चार्ज का यूनिट होता है कूलोम। टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, सो 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलोम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इसी को ही बोलेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। ठीक है, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलोम पर सेकेंड। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। सो देखते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सपोज 2 पॉइंट ले लिया मैंने, ये एक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट में मैंने क्या किया कि ये फुल्ली इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, मतलब सारे पॉजिटिव चार्जेस ही में इस पॉइंट में। और एक दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट बी, ठीक है। इस पॉइंट बी में सारे निगेटिव चार्ज है, सारे क्या है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। समझ लो इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। पॉइंट ए में सारे पॉजिटिव चार्जेस है और पॉइंट बी में सारे निगेटिव चार्जेस है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और निगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, समझने के लिए याद रखो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। और निगेटिव चार्ज का मतलब इन शॉर्ट बता रहा हूं कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो अगर ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं किसी कंडक्टर या वायर से, पॉइंट ए जिसमें फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बी पॉइंट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इसलिए वो निगेटिव चार्ज है। और दोनों पॉइंट को अगर मैं किसी वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा?
यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे यहां पे जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी तरफ जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। एक जगह एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन है जैसे ही उनको किसी वायर से ज्वाइन कर दिया तो तुरंत वो इलेक्ट्रॉन क्या कहां जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, जैसे पानी अगर है, पानी ऊपर से हायर लेवल से लोअर की तरफ जाता है, सेम वैसे ही चार्जेस का है, जहां हायर लेवल है वो लोअर लेवल की तरफ जाएगा। सो जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन की कमी की तरफ, जहां पॉजिटिव चार्जेस की तरफ ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ठीक है, तो ये चार्ज ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन लग रहा है, ये चार्ज ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन लग रहा है उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां के जो चार्ज है इसको उठा के इस पॉइंट पे लाने के लिए, ये पॉइंट से चार्जेस को उठा के इस पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन लग रहा है उस वर्क डन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर चार्ज, amount of work done required to transfer charge from one point to another point, from one point to another point is called as electric potential। ये चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे रखने के लिए जो वर्क डन लग रहा है, चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट की तरफ रखने के लिए जो वर्क डन लग रहा है, इस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय ट्रांसफर चार्ज, ट्रांसफर चार्ज। ठीक है, सो V वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से और जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन लग रहा है उस वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। सो फॉर्मूला बनेगा इसका, वर्क डन अपॉन ट्रांसफर चार्ज, वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं W से, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। सो फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और यहां पे वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलोम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल v से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल v से। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। पहला पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वो सेल में दो पॉइंट होते हैं, देखे सबने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्ज ट्रांसफर करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्ज ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क डन लगता है उस वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओहम्स लॉ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओहम्स लॉ। सो ओहम्स लॉ क्या बोलता है? ओहम्स लॉ बोल रहा है किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट।
अगर सारी फिजिकल कंडीशन अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो किसी भी कंडक्टर, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन करंट कम होगा। सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बोल रहा है ओहम्स लॉ। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। सो V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटा देंगे, सो इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेता हूं मैं R इक्वल टू I। V R इंडियन, ओहम्स लॉ के लिए एक याद रखना, V R इंडियन। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, R मतलब रेजिस्टेंस, R मतलब रेजिस्टेंस और I मतलब करंट। अब यहां पे ये प्रोपोर्शनल हटा के मैंने इक्वल टू लिखा और इस प्रोपोर्शन का कांस्टेंट R हुआ। सो V इज इक्वल टू आर आई, ये फॉर्मूला बन गया। और इसको याद रखना ऐसे, V R इंडियन, ओहम्स लॉ अगर आया तो तुरंत दिमाग में लगने को ना, V R इंडियन। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, R मतलब रेजिस्टेंस, I मतलब करंट। ठीक है। सो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी डेफिनेशन में कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। करंट, उससे पहले मैंने करंट का फॉर्मूला पढ़ा, करंट I इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम Q अपॉन T। बट अब वोल्टेज का सेकेंड फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, V इज इक्वल टू R इंटू आई, V इज इक्वल टू R इंटू आई। R को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, R को क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस, R को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। इन शॉर्ट आपको रेजिस्टेंस बता देता हूं। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में तो वो आपस में टकराएंगे, और आपस में टकराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का जो करंट का फ्लो है उसको अपोज करेंगे। तो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी करंट को अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब जब फ्लो हो रहा, कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो बीच में जो आ रहे हैं उनसे टकराएंगे। टकराएंगे मतलब उनकी स्पीड कम होगी, वो जहां जा रहे हैं उसको क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो वोल्टेज का पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने, W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। सेकेंड फॉर्मूला, वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। अब इसी पे से बाकी फॉर्मूले, करंट का एक फॉर्मूला बना सकते हैं, R मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर होकर डिवीजन में हो जाएगा, दैट इज V अपॉन R इज इक्वल टू I। सो I का एक सेकेंड फॉर्मूला बन गया। I को मैं ये भी बोल सकता हूं, करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है। और V का एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, V R इंडियन, याद रखना, V R इंडियन, ये फॉर्मूला। ठीक है। इस पे से मैं रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बना सकता हूं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है तो I को उधर ट्रांसफर कर दो, V अपॉन I इक्वल टू R, V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बन गया V अपॉन I। ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका यूनिट, इसका जो SI यूनिट है वो है ओहम। क्या है, ओहम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसका SI यूनिट क्या है, ओहम। ठीक है। सो ये थी बेसिक चीजें 9th स्टैंडर्ड की जो आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं हम हमारे 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक की तरफ, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। हाँ, अच्छा, by the direction of flow of electron and direction of electric current is different, please explain। ठीक, एक है और
स्टार्टिंग पहले वाला बताना। इधर से देखो। ठीक। So why the direction flow of electron and direction of electric current is different and explain। बेटा इलेक्ट्रिक, फिर से मैं इलेक्ट्रिक करंट पे आ जाता हूं। इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आपको बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर। मतलब यहां पे देखो ये बैटरी है, बैटरी के दो टर्मिनल है, एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज। अब ये कंडक्टर है, सो कंडक्टर के मैंने आपको बताया कि इसके जो एटम है, एटम की जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। सो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज है। निगेटिव चार्ज क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। जो मैंने आपको यहां बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज है और ये किससे कनेक्ट है? निगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट है। सो ये जितने भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होंगे। और इसके बाद मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो निगेटिव टू पॉजिटिव है। जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। बट हम करंट को डायरेक्शन इसकी रिवर्स लेते हैं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स लेते हैं। मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स ले रहे हैं, मतलब यहां पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लेते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लेते हैं। अब तुम बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हम डायरेक्शन उल्टी क्यों ले रहे हैं? सो इसके लिए एक इमेजिन करो कि जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है, पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है वो जगह वहां पे खाली हो जाएंगे। तो ऐसे दिखेगा कि पॉजिटिव भी आगे जा रहा है, पॉजिटिव भी क्या हो रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। इसीलिए ये जो पॉजिटिव वाला है ये हम करंट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे और ये करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो होंगी। ठीक है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आगे अगर आप बेसिक में पढ़ोगे, जो पॉजिटिव चार्जेस है उसको होल कंसीडर किया जाता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक टर्मिनल आगे बढ़ रहा है, मतलब उसके पीछे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। सो फिर वो जो पॉजिटिव है वो भी आगे शिफ्ट होते जाता है, मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसीलिए कन्वेंशनली इस करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है, इसको ओपन करना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ना सर? सर इसका सीजीएस यूनिट नहीं है क्या? सर इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल बेटा समृद्धि का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होती है। जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव वाला जो है वो भी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है उसी के साथ। सो जो करंट है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है। रिपल्सिव का मतलब, रिपल्सिव का मतलब बेटा, रिपल्सिव मतलब अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इसको क्या कर रहा है? दूर भेज रहा है खुद से। ठीक है, तो वो हो गया रिपल्सिव। अट्रैक्टिव मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। रिपल्सिव मतलब दूर भेज रहा है, दूर भेज रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। सो बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद देखा हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ओहम्स लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाता हूं मैं। हमारा जो 10th का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफर इन सर्किट। पहला टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट।
एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है ये देखना है हमें, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेता हूं। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए सिंपल आपको पता है कि एक सेल या बैटरी, सेल या बैटरी लगेंगी, ठीक है। सेल या बैटरी के टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, एक या एक से ज्यादा सेल या बैटरी लगाता हूं मैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। सो ये हमारा सिंबल है सेल या बैटरी का। सो सेल या बैटरी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगी, पोटेंशियल डिफरेंस देंगी। पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है मतलब एक हाईली चार्ज है, एक में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक में इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो कंडक्टर की वजह से वो क्या होंगे, वहां चार्जेस फ्लो होंगे, चार्जेस फ्लो हो रहा है मतलब क्या होगा, उसमें से इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो ये पॉजिटिव से निकला करंट आए, यहां बीच में एक बटन लगा दिया, ऑन किया तो करंट आगे जाएगा, ऑफ किया तो करंट वहीं रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक रजिस्टर रख दिया, रजिस्टर रख दिया मतलब एक अप्लायंस रख दिया, पंखा लगा दिया बीच में, ठीक है, कूलर लगा दिया, लाइट लगा दिया, कोई तो भी एक अप्लायंस लगा दिया, या उसकी जगह मैं बोलता हूं एक सिंपल सा एक रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर का सिंबल इस तरीके से है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी के बीच में मैंने एक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा दिया, या बोलो एक सिंपल सा रजिस्टर लगा दिया। सो चलो ये बटन ऑन कर दिया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होके यहां तक आ गया, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इसमें से क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में से करंट फ्लो होगा। सो करंट फ्लो हो रहा है, सो इसके अक्रॉस की जो पोटेंशियल, इस अप्लायंसेस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, VAB। और इसका करंट मेजर करने के लिए यहाँ एमीटर लग गया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर लग गया, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक सर्किट बन गया, एकदम सिंपल सर्किट बना, जिसमें क्या किया गया है, एक सेल या बैटरी लगाई, सेल बैटरी लगाने की वजह से इसका करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगा दिया जिसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है। उस करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लग गया, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लग गया। सो जैसे जैसे इस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में से करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होंगी, उसके अक्रॉस क्या होंगी, हीट जनरेट होंगी। लाइट, पीला वाला बल्ब देखा है, वो बहुत देर तक जलता रहा तो वो गर्म हो जाता है, उसके अंदर से करंट, वहां क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से उसके अक्रॉस हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। इस सर्किट में क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर से, करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, उसके अक्रॉस हीट जनरेट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब वो कितनी हीट एनर्जी, कितना हीट जनरेट हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, और इसको बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको बोलेंगे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, और वो कितनी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, उस डेरिवेशन को, उस फॉर्मूले को बोलेंगे हम जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
करंट फ्लो होने की वजह से उस सर्किट में हीट जनरेट हो रही है, करंट फ्लो होने की वजह से उस सर्किट में हीट जनरेट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो कितनी हीट जनरेट हो रही है ये हमें बताएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताएगा कि किसी सर्किट से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कितनी हीट जनरेट हो रही है, ये बताएगा हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला है, यहां पे देखो बेटा, हमने V का फॉर्मूला पढ़ा था। V इज इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन Q। V इज इक्वल टू क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब ये अगर इधर इस साइड में आ गया तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। आ जाओ यहाँ पे, हमने देखा कि V का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q इधर आ गया, V इंटू क्यू। सो W वर्क डन की जगह मैं V इंटू क्यू लिखता हूं, W की जगह मैं क्या लिखता हूं, V इंटू क्यू इज डिवाइडेड बाय टाइम T। बट हमने देखा करंट का फॉर्मूला पढ़ा, हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा, करंट क्या था, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये जो Q अपॉन T है उसकी जगह I लिखता हूं, क्योंकि हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा, करंट I इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये जो चार्ज पर यूनिट टाइम है Q अपॉन T, इसकी जगह लिखता हूं मैं I। सो ये V जैसे का वैसा, और ये Q अपॉन T की जगह लिखता हूं I। सो इलेक्ट्रिक पावर मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। बट हमको सिर्फ इस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अक्रॉस हीट कितनी जनरेट हो रही है वो चेक करना है, तो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूं VAB। सो इलेक्ट्रिक पावर मतलब वोल्टेज इंटू करंट, इलेक्ट्रिक पावर मतलब वोल्टेज इंटू करंट। अब नेक्स्ट स्टेप है हीट फाइंड करना। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। सो कितनी देर तक इसमें करंट फ्लो होता रहा, कितना पावर फ्लो हुआ, कितने टी समय में कितना पावर फ्लो हुआ, जिसकी वजह से हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब देख लो पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई इंटू टी। पावर की जगह मैंने क्या लिखा, V इंटू आई। ठीक है, ये हो गया हीट का। अब हीट इक्वल टू V देखा है हमने ओहम्स लॉ के हिसाब से, ओहम्स लॉ बोलता है वी आर इंडियन, ओहम्स लॉ बोलता है वी आर इंडियन। तो यहां पे इस V की जगह मैं लिखता हूं R इंटू आई, इस V की जगह मैंने क्या लिखा, R इंटू आई, बाकी ये I एज इट इज इंटू टी। सो ये H इज इक्वल टू हो गया R I इंटू आई स्क्वायर इंटू टी। सो हीट H इज इक्वल टू R इंटू आई स्क्वायर इंटू टी, हीट I इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, हीट इज इक्वल टू R इंटू आई स्क्वायर इंटू टी। मतलब इस सर्किट के अक्रॉस में, इस सर्किट के अक्रॉस में कितनी हीट जनरेट होंगी, इस सर्किट के अक्रॉस में कितनी हीट जनरेट होंगी, वो है R इंटू आई स्क्वायर इंटू टी। मतलब हीट जनरेट होंगी, ये डिपेंड करेगा टाइम पे भी कि कितनी देर से करंट फ्लो हो रहा। नहीं तो बल्ब चालू कर लो और तुरंत हाथ लगाओ, अरे सर हीट तो जनरेट हुई नहीं, और वही एक काम करो, उसको 1 घंटे के बाद 1 घंटे तक बल्ब जल रहा है और बाद में हाथ लगा के देखो। मतलब हीट इज डिपेंड अपॉन टाइम, कितनी देर उसमें करंट फ्लो हुआ इस पे हीट डिपेंड करती है। हीट इज डिपेंड अपॉन टाइम। हीट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है उस अप्लायंसेस से, इस पे भी डिपेंड करता है।
कितना करंट फ्लो हो रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। एंड हीट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट्स रेजिस्टेंस। सो H इज इक्वल टू R इंटू आई स्क्वायर टी, इसी को ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो बेटा ये जो है आज का जो टॉपिक है ये आपके टेक्स्ट बुक बेस लिया है मैंने, और जो संडे वाली जो बैच होंगी इलाइट की, वो बैच में आपका फाउंडेशन जिसमें बेसिक चीजें और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होंगे। सो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना। इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ नहीं है, एक बैटरी है और बैटरी से करंट फ्लो होके एक रजिस्टर में आ जा रहा है और कुछ भी नहीं है, और उस पे से फ्री डेरिवेशन की पावर मतलब V इंटू आई, बट V की जगह मैं लिख सकता हूं R इंटू आई, तो V की जगह मैंने क्या लिखा, V की जगह मैंने लिखा R इंटू आई, तो I इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर। सो हीट इज इक्वल टू R आई स्क्वायर टी। क्लियर है बेटा? इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो। सर रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड होंगे हीट, कुछ समझा नहीं। नो डाउट। कुछ बच्चे 9th के बेसिक पे चल गए, रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल, वो 9th वाला पार्ट है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड जूल्स से रिलेटेड में कोई बच्चे की है कि सर जो हीट है वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। मतलब अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस अगर तुम बढ़ा दो तो हीट भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दो तो हीट भी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? सो इसको अच्छे से रीड करो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई, और कन्वर्ट होने के बाद वो कितनी अमाउंट में कन्वर्ट हुई ये बता रहा है हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है बेटा? So, इसको अच्छे से रीड करो, और जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिक ओहम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाला टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।